हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 2.0। ये जो मॉक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस है, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो मॉक है ये मल्टी डायमेंशनल है बिकॉज यहाँ पे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लिए गए हैं, यहाँ पे स्टैटिक लिए गए हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेबस है और कुछ क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू सिलेबस बट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप विजन प्लस एकेडमी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज फ्यूचर लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और गिव अ थम्स अप टू द सेशन बिकॉज इट टेक्स huge efforts to make this session, and also put your secure and valuable comments in the comment box. Let us start with the first MCQ. रिवोल्ट 1857 की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट 1857। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कॉजेज वर देयर, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, एंड फाइनली इमीडिएट कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोल्जर्स को पे किया जाता था ₹7 फॉर अ मंथ, ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश सोल्जर्स को पे किया जाता था ₹27 फॉर अ मंथ। ठीक है। अगर हम प्रमोशन की बात करेंगे, इंडियन सोल्जर्स के लिए जो चांसेस ऑफ प्रमोशन थे बहुत कम थे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सोल्जर्स उसी रैंक पे रिटायर हुए जिस रैंक पे वो रिक्रूट हो गए थे। नेक्स्ट मिलिट्री कॉज वाज रिफ्यूजल ऑफ बता। देखिए, बता वाज फॉरेन एलोवेंसेस, एक्स्ट्रा मनी बिसाइड सैलरी। ये उन सोल्जर्स को दिया जाता था जिनकी पोस्टिंग एब्रॉड हो जाती थी। जब इंडियन सोल्जर्स की पोस्टिंग एब्रॉड की गई, उनको बता नहीं मिला एंड इट बिकेम मिलिट्री कॉज फॉर द रिवोल्ट। इसी तरह जो इंडियन सोल्जर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको डेरोगेटरी नेम से पुकारते थे। फॉर एग्जाम्पल उनको सोर्स बताते थे, उनको निगर्स बताते थे। ठीक है। और अनदर काज वाज इकोनॉमिक काज। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, पॉवर्टी बढ़ गई थी इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी इंडिया में, एग्रीकल्चर को डिटीरियोरेट किया गया। ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली जो मसलिन इंडस्ट्री थी बंगाल में, उनको र्यून किया गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक कॉजेज जो हैं वो सारे के सारे हाईलाइट किए गए हैं बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इसी तरह सोशल कॉजेज भी थे। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे लॉज एंड रिफॉर्म्स यहाँ पे पास किए। ठीक है। डेट वर रिजेंटेड बाय द इंडियन ऑर्थोडॉक्स मासेस, है ना। फॉर एग्जांपल एंटी सती रेजोल्यूशन पास हुआ, विडो रिमैरेज एक्ट पास हुआ, है ना। सती कस्टम जो था ये एक उम्दा कस्टम माना जाता था इंडिया में उस टाइम, लेकिन जब एंटी सती रेजोल्यूशन आया, विलियम बेंटिक ने सती को बैन किया, तो बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मासेस जो इंडियन थे वो अनहैप्पी हो गए इस एक्ट से। इसी तरह जब विडो रिमैरेज एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के अंडर जो भी विडो था, ठीक है, विडो फीमेल या विडोवर मेल, वो दूसरी शादी भी कर सकते थे। एंड बाय दिस एक्ट्स इंडियन मासेस वर वेरी अनहैप्पी। ठीक है। इसी तरह जो उस टाइम उस टाइम पर्शियन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया माना जाता था। फिर पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज से रिप्लेस किया गया एंड बाय दिस एक्ट इंडियन मासेस वर फर्दर अनहैप्पी। ठीक है। पॉलिटिकल काजेज भी थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास हुआ, सब्सिडरी अलायंस पास हुआ, अवध को एनेक्स किया गया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल, है ना। नेटिव इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया गया, नाना साहब को पेंशन ना मिलने की वजह से, ये सारे बन गए पॉलिटिकल काजेज। ठीक है। लेकिन जो स्ट्रांग काज बना था रिवोल्ट 1857 के लिए, वो थे इमीडिएट काजेज। इमीडिएट काजेज में दो इंपॉर्टेंट काजेज हैं। एक था ग्रीजेड कार्ट्रिजेस फॉर रॉयल एनफील्ड गन्स। देखिए, रॉयल एनफील्ड गन जो थे, दे वर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग गन्स फॉर फायरिंग पर्पजेस। ठीक है। बट रॉयल एनफील्ड गन्स में ग्रीजेड कार्ट्रिजेस यूज होते थे। ग्रीजेड कार्ट्रिज वर मेड अप ऑफ फैट ऑफ पॉर्क एंड फैट ऑफ काउ।
Hindu soldiers were ready to open greased cartridges with their mouth made of pork but not of cow. इसी तरह जो मुस्लिम सोल्जर्स थे दे वर ऑल्सो रेडी टू ओपन ग्रीज्ड कार्ट्रिज मेड ऑफ काउ बट नॉट ऑफ सोरोज, है ना। तो ये एक स्ट्रांग इमीडिएट काज था। दूसरा, जो जब इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया अफगान वार में, उनके रास्ते में जो कुछ भी मिलता था खाने के लिए उनको खाना पड़ता था, बिकॉज देयर वर नो पर्टिकुलर राशनिंग सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन सोल्जर्स उस टाइम क्रॉस नहीं कर सकते थे सी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। इसको इन ऑस्पिशियस समझा जाता था। बट जब सोल्जर्स को अफगान वार में डिप्लॉय किया गया, जब वो रिटर्न आए इंडिया में, इंडियन ऑर्थोडॉक्स मासेस वर लुकिंग एट देम डाउटली। समझे ना बात। तो दे दीज कॉजेज आर स्ट्रॉन्ग इमीडिएट कॉजेज फॉर द रिवोल्ट 1857। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आप बताओ इमीडिएट काज इनमें से कौन नहीं है। देखिए, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर स्ट्रॉन्ग इमीडिएट काजेज, तो जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन डी। ठीक है। आपको पूछा गया इमीडिएट काज कौन नहीं है, देखिए ये दोनों इमीडिएट काज हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे पर्सनलिटीज इसमें ज्वाइन हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अवध से बेगम हजरत महल ने ज्वाइन किया था। आपसे पूछा गया कि 1857 रिवोल्ट में बिहार से किसने ज्वाइन किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है कन्वर सिंह। देखिए, कन्वर सिंह वाज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द रिवोल्ट 1857। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में बनाया गया, उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड डफरिन। ठीक है। देखिए, एक टी गार्डन पार्टी उस टाइम सेलिब्रेट की गई थी, जहां पे सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको बुलाया गया था। ठीक है। बट वन पर्सनैलिटी टर्न्ड टू बी रेबिश, टू बी बैड टुवर्ड्स द कांग्रेस। आपको बताना है उस पर्सनैलिटी का क्या नाम था जिसने कांग्रेस को बहुत सारे उस टाइम गालियां दे दी थी उस पार्टी में। ठीक है। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, उसी ने कांग्रेस को बहुत सारे गालियां दे दी थी। जैसे उन्होंने कांग्रेस को बोला, दीज आर सीडेशन ब्राह्मण्स, दीज आर डिसलॉयल बाबूज, माइक्रोस्कोपिक बॉडी एंड फैक्ट्री ऑफ सीडेशन। ये बहुत सारी गालियां उस टाइम कांग्रेस को मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जियोग्राफी का एमसीक्यू है। देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना और इंडिया के बीच में स्कफल था गलवान वैली लद्दाख में, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर बेसिस। देखिए, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया, आप बताओ सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन कंट्री इंडिया के साथ शेयर करते हैं और सबसे कम कौन शेयर करती है। ठीक है। यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है बी पार्ट। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर जो इंडिया के साथ करती हैं वह है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान एंड लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत ही कम किलोमीटर्स, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अफगानिस्तान का वो बहुत कम है इंडिया के साथ, अबाउट 106 किलोमीटर। ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिए, जो इंडिया है ये 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है। इसको 6 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आप बताओ लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है और मोस्ट स्टेबल कौन सा है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है पेनिनसुलर प्लेटो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हो ये हमारे भारत का साउथ पार्ट है। अगर आप मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक जाओगे, ये एक ट्रायंगुलर शेप बनती है। इसी ट्रायंगुलर शेप को हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ये मोस्ट स्टेबल पार्ट है इंडिया का। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिए गंगा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। ठीक है, अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे, साउथ इंडिया में गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। गोदावरी एंड गंगा बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स इन इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा गया गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है। देखिए गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वह है यमुना। यमुना रिवर जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो ये अमरकांटक प्लेटो मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, यमुना गंगा से ज्वाइन करता है एट इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ पे एक प्रयाग है इलाहाबाद में, वहाँ पे ये ज्वाइन करती है गंगा के साथ। ठीक है, देखिए जो रामगंगा एंड शारदा जो है दीज आर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है ना, गंगा की और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जैसे कोसी, जिसको हम सारो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अंदर एमसीक्यू इज, देखिए जब आप एक गुड़ की डिमांड करते हो और उस डिमांड की वजह से दूसरे गुड़ की डिमांड भी बढ़ती है, आप उस डिमांड को उस टाइम किस नाम से जानते हो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, हम जो डिमांड करते हैं वो मिल्क की करते हैं, लेकिन ऑन द बैक साइड हम काउज की डिमांड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ से हम दूध जो है, मिल्क जो है अचीव करते हैं, खरीदते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा गाय रखेगा। हम क्या करते हैं, मिल्क की डिमांड के साथ साथ हम जो काउज हैं उनकी डिमांड भी बढ़ाते हैं। इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, जब एक गुड़ की डिमांड से दूसरे गुड़ की डिमांड भी बढ़ेगी, उसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इनडिफरेंस कर्व जो है ये पैरेलल होती है या स्ट्रेट लाइन व्हेन गुड्स आर सबस्टिट्यूट्स। ठीक है, देखिए जो इंडिफरेंस कर्व होती है ये पैरेलल और स्ट्रेट लाइन होती है जब गुड्स सबस्टिट्यूट्स होते हैं, बट व्हेन गुड्स आर कंप्लीमेंट्री तब इंडिफरेंस कर्व कैसे बनती है। ठीक है, कैसे दिखती है, उस टाइम जो इंडिफरेंस कर्व होती है दैट इज राइट एंगल्ड और एल शेप्ड। ठीक है, राइट एंगल्ड और एल शेप्ड। ठीक, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको बनाया गया था ऑन 1 अप्रैल 1935 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, देखिए जो आरबीआई है ये पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में, लेकिन 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसको मूव किया गया, शिफ्ट किया गया मुंबई में। नाउ मुंबई इज कॉल्ड कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे करेंसी को बनाया जाता है। ठीक, आपको बताना है जो आरबीआई बनाया गया वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिल्टन कमीशन। देखिए हिल्टन कमीशन ने 1934 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की और रिकमेंडेशंस भी दिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप करना चाहिए। ठीक है, और 1935 में पहले हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में बना, फिर इसको 1937 में शिफ्ट किया मुंबई में। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्री में मनी स्टेबिलिटी लानी है। ठीक है, मनी फ्लो कंट्रोल करना है, बहुत सारे टूल्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आपसे पूछा गया आप बताओ इनमें से कौन क्वांटिटेटिव टूल नहीं है।
ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। रेपो रेट मीन्स एक इंटरेस्ट रेट होती है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड करता है, यानी कि उधार देता है पैसे कमर्शियल बैंक को। ठीक है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब होता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पैसे एज ए लोन लेता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक से, उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक इंटरेस्ट रेट देता है कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। देन कैश रिजर्व रेशियो। देखिए अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगे बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक बनेगा। फिर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज में से एक पोर्शन जो है वो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है। सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती है, एक्सेप्ट 1999 में सीआरआर पर आरबीआई ने इंटरेस्ट दिया था कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? देखिए नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी में से एक पोर्शन जो है, एक पार्ट ऑफ मनी जो है वो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही रखना होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। किस फॉर्म में? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। देखिए लिक्विड एसेट्स मीन्स द एसेट्स जिनको हम इजीली बेच सकते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल उनको रखना पड़ेगा पैसे इन द फॉर्म ऑफ कैश या उनको रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, जिनको हम इजीली मार्केट में बेच सकेंगे। ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिए ड्यूरिंग हॉट डेज, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है सऊदी अरबिया में, ठीक है, उस टाइम क्या होता है जो पिलग्रिम्स है वो पेन फील करते हैं बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट की वजह से। उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए सऊदी अरबिया जो है वो आर्टिफिशियल रेन बनाती है। आपको बताना है यूज होता है आर्टिफिशियल रेन बनाने में। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सिल्वर आयोडाइड। देखिए सिल्वर आयोडाइड जो है इट इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल रेन। ठीक है। फेरस ऑक्साइड जो है इट इज यूज्ड टू मेक ग्रीन ग्लासेस। देखिए जो आपके गाड़ी के ग्लासेस हैं, घर के ग्लासेस हैं, ग्रीनिश इन कलर है ना, वो सब बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फेरस ऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। और आपको पूछा गया हाईएस्ट और लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किन फ्यूल्स का है। ठीक है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है अगर आप 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को जलाते हो उसे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी हीट वो जनरेट करता है 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। सिंपल भाषा में कितनी हीट जनरेट होगी अगर हम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को जलाएंगे, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो है हाइड्रोजन को, इतना ठीक है। और जो लोवेस्ट है कैलोरीफिक वैल्यू है वो है काउडंग को। बताया जाता है अगर आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जलाओगे ना उसे इतनी हीट मिलेगी कि आप अपना खाना भी पका सकते हो। ठीक है। आप देखो ये कितना एफिशिएंट है। यहाँ से मैं आपको एक एमसीक्यू पूछूंगा, आप मुझे बताओ दुनिया की पहली ट्रेन जो हाइड्रोजन पे चलेगी वो किस देश ने यानी कि किस मुल्क ने, किस कंट्री ने उसको बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। आगे चलते हैं। नेशनल सोलर मिशन जिसको 30 जून 2008 में बनाया गया था। ठीक है। इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट बनाएंगे बाय 2022। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बाय 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि 2030 तक हम 450 गीगावाट एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी इसको जनरेट करेंगे इंडिया में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। इंडियाज विंड पावर पोटेंशियल जो है ना वो है 50
50,000 मेगावाट्स, यानी 50,000 मेगावाट्स इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो जनरेट कर सकता है इतना पावर विंड से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा इंडिया में, आप बताओ वो कहाँ पे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पुगा वैली ऑफ लद्दाख। ठीक है, पुगा वैली जो लद्दाख की है वहाँ पे सल्फर बहुत ज़्यादा निकलता है, और लद्दाख जो है अब सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, देखिए जो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी है दोनों डेंजरस होते हैं अगर इनको सही से हमने हार्वेस्ट और कंट्रोल ना किया तो। अब आपसे पूछा गया न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स उनको उनकी लोकेशन से मैच करना है। ठीक है, देखिए पहला न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो है वो है 3 माइल्स, ये यूएसए में हुआ था 1979 में। ठीक है, दूसरा चिर्नोबाइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये यूक्रेन में हुआ था 1987 में, और जो थर्ड है वो हुआ फ्यूकुशिमा जापान 2011 में हुआ। ठीक है, देखिए ये जो एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में क्वेश्चन पूछा गया फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, इसका आंसर क्या है, जापान में हुआ। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, इट इज यूएसए नॉट यूएस। ओके, देखिए अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत सारे वायर जो हैं आर डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ कलर्स, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आप बता जो लाइव वायर्स हैं, यानी कि वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट ट्रांसमिट करते हैं, जिनको हम लाइव वायर्स बोलते हैं, आप बताओ उनका कौन सा कलर होता है अकॉर्डिंग टू बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देखिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिस बोलते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस गुड्स इन इंडिया। ठीक है, जो बिस कलर कोडिफिकेशन फॉर वायर्स हैं उसके हिसाब से जो लाइव वायर्स हैं, यानी कि जो वायर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनका हमेशा कलर होना चाहिए रेड और ब्राउन। ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर्स हैं उनका कलर होना चाहिए ब्लैक एंड ब्लू। बट जो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, जिनको हम अर्थिंग वायर्स बोलते हैं, उनका कलर होना चाहिए ग्रीन या ग्रीन एंड येलो मिक्स करके। ठीक है, दिस वाज द कलर कोडिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय बिस। नाउ लेट अस मूव टू अनदर एमसीक्यू। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाना, मोस्टली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, है ना। ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए काइटो प्रोटोकॉल दिया गया था एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में, जिसका हम बोलते हैं अर्थ समिट या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया काइटो प्रोटोकॉल जो है वो रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील 1992 में किसने दिया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है काइटो प्रोटोकॉल वाज गिवन बाय यूएनएफसीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए जम्मू जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। जम्मू में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन करंटली प्रेजेंट है। ओके, जम्मू इज़ वेरी फेमस फॉर बागी बहू, अमर महल म्यूजियम और रघुनाथ टेम्पल एट्सेट्रा। बताया जाता है कि जो रघुनाथ टेम्पल है ना, ये पूरी नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा शिव टेम्पल है। ठीक है, और रघुनाथ टेम्पल की फाउंडेशन गुलाब सिंह ने 1835 में डाली थी, फिर रणबीर सिंह ने इसको कंप्लीट किया था 1860 में। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आप बताओ मुबारक मंडी कम्प्लेक्स किसने बनाया। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो है ये बनाया था दुर्राव देव ने। ठीक है, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज
देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट पोइटेस या फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2011 में मिला। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नसीम शफाई। अगर मेल की बात करेंगे, जिंदा कोल मास्टर जिसको बोलते थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। अगर फीमेल की बात करेंगे वो है नसीम शफाई। नसीम शफाई ने 2 फेमस किताबें लिखे हैं। वन इज कॉल्ड थसी थसी ना अकस। ठीक है, डेट मीन्स neither shadow nor reflection. Okay, and another book was Dari Muchrit, that means open windows. ठीक है, the last MCQ of this session is, देखिए 2020 में नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। अब आपको बताना है फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला। वन इज पेनरोज एंड गेंजल, नंबर बी गैज, नंबर सी बोथ ए बी एंड नंबर डी। देखिए जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है पेनरोज को, गेंजल और गैज को टुगेदरली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। बट जो आल्टर हैं हॉटन और चार्ल्स राइस, उनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और वी कैन से फिजियोलॉजी में। ठीक है, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा देन प्लीज सब्सक्राइब द विजन प्लस एकेडमी चैनल एंड ऑल्सो पुट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स so that we can check the actual length and breadth of the session. Thank you very much.